नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य, जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, इसका समयकाल लगभग 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में आज हम अपने 14वें व्याख्यान में इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व व्याख्यान की रूपरेखा देख लेते हैं। इस समय के महान शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तथा गुप्त काल से संबंधित अन्य शासकों के बारे में विशेष जानकारी जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसका अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो भी हमारे भारत की सामाजिक परिस्थितियां रही हैं, उसके बारे में भी हम अपने इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि इतने जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों का राज रहा। इसके अलावा हम देखते हैं गुप्त वंश 275 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो उससे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। प्रारंभ में यह साम्राज्य केवल मगध तक सीमित था। जो मगध क्षेत्र था, यहाँ पर सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में आए गुप्त काल के राजाओं ने संपूर्ण उत्तर पर अपने अधिकार, संपूर्ण जो उत्तर भारत था उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपने अधीन करने के बाद दक्षिण के कांजीवरम के राजा से भी अधीनता स्वीकार करा ली। इन्होंने दक्षिण में अपना साम्राज्य तो नहीं फैलाया, परंतु यहाँ के जो राजा थे, कांजीवरम के राजा थे, उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। वहाँ से जो भी टैक्स वगैरह होता था वहाँ से वो लेने लगे थे। कालिदास के संरक्षक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कालिदास के समय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इसी वंश के थे। मतलब जो इनका शासनकाल रहा चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका शासनकाल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे, 380 से 415 ईस्वी तक रहा। गुप्त राजवंशों के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्य एवं पुरातत्विक स्रोतों से मिलती है। यानी इनके जो गुप्त शासक रहे, गुप्त राजवंश रहे, इनके बारे में जानकारी एक तो साहित्यों से, इस समय पर साहित्य भी अच्छे लिखे जाने लगे थे, और इनके जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो स्रोत मिले हैं, इनके रिसोर्सेस मिले हैं, इनके द्वारा ही हमें इस समय की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य चंद्रगुप्त ने अपने प्रांतीय शासक के रूप में वैश्य पुष्यगुप्त को रखा था। मतलब जब मौर्य शासन कर रहे थे, मौर्य चंद्रगुप्त ने अपने प्रांतीय शासक के रूप में किसे रखा था? वैश्यपुत्र गुप्त के लिए रखा था। और जानकारी जानते हैं, गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त था। जैसा कि हमने पढ़ा कि गुप्त काल का जो प्रारंभिक शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी, वह था श्रीगुप्त। और जो श्रीगुप्त है, यह घटोत्कच के नाम से जाना जाता था। ये शासक स्वतंत्र न होकर किसी अन्य राजा का सामंत था। जो प्रथम जो संस्थापक था, जो स्वयं राजा नहीं था, यह किसी राजा का सामंत हुआ करता था। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक, यानी जो सही रूप से शासक बना, वह राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि 320 ईस्वी में कुषाण वंश का अंत करके, जो कुषाण वंश के जो शासक थे, उनके अधीन कौन कार्य कर रहा था? श्रीगुप्त कार्य कर रहा था। शासक तो था, परंतु यह सामंत रूप में था। बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान होने के कारण यह शासक बना और इसने गुप्त वंश की स्थापना की। परंतु जो सही रूप से शासक बना, जो कि ऐसा शासक था जिसने पूर्ण रूप से गद्दी पर अधिकार किया, वह था
चंद्रगुप्त प्रथम। इसने क्या किया, कुषाण वंश का अंत किया पूरी तरह से और गद्दी पर बैठा था। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ ने गुप्त काल को भारत का एलिजाबेथ युग कहा। 18वीं सदी में जब विस्टन स्मिथ यहाँ पर आए, यहाँ के रिसोर्सेज की जानकारी प्राप्त की, यहाँ के इतिहास को पढ़ा और गुप्त साम्राज्य को पढ़ा, तो गुप्त साम्राज्य के लिए विसेंट स्मिथ ने कहा कि यह उस समय का यानी इतिहास का एलिजाबेथ युग था। एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, यानी उस समय पर अंग्रेज ब्रिटिश को बहुत विकसित मानते थे। यह नाम मात्र का विकसित नहीं था, सही रूप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और बहुत ही विकास कर रहा था, और वह उसकी तुलना करते हुए इसको गुप्त काल को यह एलिजाबेथ युग बताते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त संवत प्रारंभ किया, कैलेंडर जारी किया एवं महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी जो कि मगध से संबंधित एक वंश था, लिच्छवी राजकुमारी तो वो राजकुमारी थी, उनसे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जिनका नाम कुमार देवी था, उनसे विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा चलवाई और अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम इस मुद्रा पर गुदवाया था। आइए इस वंश के एक और महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट ने, जो कि हम जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, विसेंट जो इतिहासकार इस समय का अध्ययन कर रहे थे, गुप्त काल का अध्ययन कर रहे थे, और इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। जिस प्रकार नेपोलियन जैसे शासक जो विदेशों में या पश्चिमी देशों पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर रहा था, वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा था, उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त भी सत्ता प्राप्त करने के लिए विदेशों पर भी आक्रमण करने का साहस रखते हुए अपना शासन चला रहा था। तो इसी प्रकार से भारत का नेपोलियन विसेंट के द्वारा कहा गया। समुद्रगुप्त का लक्ष्य धरती बंधन था। समुद्रगुप्त का जो लक्ष्य था वह धरती बंधन था, अतः यह एक से अधिक देशों पर अपना जो साम्राज्य था वह स्थापित करने की सोच रखता था। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार एवं हिंसा में विश्वास रखता था। यह इस प्रकार का विश्वास रखता था कि अगर साम्राज्य का विस्तार करना है तो हिंसा करना उचित है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिनकी कृति प्रयाग प्रशस्ति थी, जिसके 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण विजय की, तो इनके जो कवि थे हरिसेन ने अपनी पुस्तक लिखी क्या, प्रयाग प्रशस्ति जो कृति लिखी थी, उस कृति में इनकी दक्षिण विजय का वर्णन किया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, इस कारण प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन की रचना है, उन्होंने इसे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा। समुद्रगुप्त ने भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यह भारत के अलावा अन्य देशों पर अधिकार करने का अदम्य साहस रखते थे, अतः इन्होंने अपने प्रयास भी किए। इसी कारण इन्हें नेपोलियन भी कहा गया। समुद्रगुप्त ने भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने अपना जो चित्र अंकित करवाया था सिक्कों पर, उसमें यह बीणा बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि,
विद्या का संरक्षक भी था, कवि था और विद्या का संरक्षक भी था। समुद्रगुप्त को इतिहास में विजयों के लिए जाना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सी विजय प्राप्त की, इसलिए इसे विजयों के नाम से जाना जाता है। इसने आर्यवर्त पर अधिकार करके 3 राजाओं को पराजित किया। इसके उपरांत दक्षिण अभियान प्रारंभ करके 12 राजाओं को पराजित किया। इसने पहले उत्तर में जो अभियान किया आर्यवर्त में, वहाँ पर 3 राजाओं को पराजित किया और दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया। अपने दक्षिण अभियान में इसने ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति का पालन किया। इसी कारण इसे इसके जो विजय थे उन विजयों के लिए धर्म विजय की संज्ञा दी गई। अपना जो युद्ध करता था उसमें यह ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति का पालन करता था, और इस प्रकार की नीति का पालन करने के कारण ही इसके जो विजय अभियान थे उनके लिए धर्म विजय की संज्ञा दी गई। इसके बाद इन्होंने पुनः आर्यवर्त पर आक्रमण किया। दक्षिण अभियान को खत्म करने के बाद इन्होंने पुनः आर्यवर्त पर आक्रमण किया तथा शकों तथा कुषाणों को पराजित किया। इन विजयों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया, जिसका उल्लेख इसके सिक्कों पर मिलता है। इनके सिक्कों पर उल्लेख मिलता है और अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम जान लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो कि रामायण काल के समय पर, रामायण महाभारत के समय काल पर हम सुनते आए हैं कि एक घोड़ा होता है, उसके लिए खुला छोड़ दिया जाता है और जहाँ जहाँ भी वह घोड़ा जाता है वह जो हिस्सा होता है वह भूमि होती है, वह जिस राजा द्वारा वह यह अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है उसके अधीन आ जाती है। आइए एक और महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य, जिनके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, विक्रम और बेताल वाली, ये वही विक्रमादित्य हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा इसने अपने को परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने स्वयं जो परम भागवत है उसकी उपाधि धारण की थी। इसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में 9 विद्वान हुआ करते थे, जो कि 9 महान विद्वान थे, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ करते थे, जिन्हें यह 9 रत्न भी कहे जाते हैं। इनमें से पहले थे कालिदास, दूसरे थे बेताल भट्ट, तीसरे थे वराहमिहिर, चौथे थे अमरसिंह, पांचवें थे धन्वंतरी, छठवें थे वररुचि, सातवें थे घटपर्टक, आठवें थे छपणक और 9वें थे आर्यभट्ट। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिए, आसानी से हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर युद्ध नीति अपनाकर साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो हैंगसांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हा और हा से याद रख सकते हैं, हा से हैंगसांग, हा से हर्षवर्धन, और दूसरा जो फाहियान नाम बसता है कि जो कि ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या इसके दरबार में आया था। दरबार में रहते हुए उसने पियोकियोकी नामक ग्रंथ की रचना की। और पूछ लिया जाता है पियोकियोकी किसकी रचना है, तो वह है फाहियान की। इस वंश का महत्वपूर्ण इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में एक भी बार चंद्रगुप्त नाम नहीं आया है। इसने जो अपना ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में इसने एक भी बार चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त नहीं लिखा है। इसे अन्य नामों से संबोधित किया गया है। चूँकि इसने जो ग्रंथ लिखा है, जो पियोकियोकी, वह इसी समय का था। इसमें मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा जाता था।
इसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व था और यह ब्राह्मणों के लिए भूमि दान दिया करते थे। इस कारण और मध्य प्रदेश में इनकी मात्रा अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, उस समय पर तो मध्य प्रदेश नहीं था, जो मध्य भारत का या मध्य प्रदेश का क्षेत्र था वह ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। इसके दरबार में उपस्थित अमरसिंह ने अमरकोश की रचना की, जो कि एक संस्कृत शब्दकोश है। गुप्त काल में 3 महान साहित्यकार हुए। पहला हुआ भारहवी, दूसरा हुआ किरार तर्जुनियम भारवी, जिनकी रचना थी किरार तर्जुनियम। दूसरे थे शूद्रक, जिनकी थी मृच्छकटिकम। तीसरे थे विष्णु, जिनकी थी पंचतंत्र। भारवी किसके द्वारा लिखी गई, तो यह पूछ लिया जाता है। किरार तर्जुनियम भारवी के द्वारा किरार तर्जुनियम लिखी गई, शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम और विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक साहित्य लिखे गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में कालिदास उपस्थित थे। जो कालिदास हैं यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उपस्थित थे, जो कि इनके 9 रत्नों में से भी एक थे, जिन्होंने 41 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 7 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जो कि कालिदास थे, तो इनके जो ग्रंथ हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये थे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम। ये जो ग्रंथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कालिदास द्वारा रचित हैं। आर्यभट्ट थे, जो इनके 9 रत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्य की खोज एवं सर्वप्रथम मान निकाला था। अब जो बारहमहर हैं, ये गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री एवं ज्योतिष गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक का नाम बृहद संहिता है। बारहमहर हैं, जो कि बहुत ही महान खगोल शास्त्री एवं ज्योतिष और गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक का नाम बृहद संहिता है, जो कि ज्योतिष पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त, ये गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री ज्योतिष गणितज्ञ थे। बहुत ही महान जो दरबारी रहे हैं, रत्न रहे हैं इनके, जो कि ब्रह्मगुप्त हैं। यह खगोल शास्त्री, ज्योतिषज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने न्यूटन से पहले बता दिया था कि प्रकृति के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई भर्तरी 3 पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त के भाई थे, जो कि इतिहास में माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले राजा रहे हैं और इन्होंने 3 पुस्तक की रचना की है। इसमें है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आइए थोड़ी सी जानकारी राजा भर्तरी के बारे में जानते हैं। राजा भर्तरी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई थे और उज्जैन के राजा थे। तो एक बार की घटना है, यह बहुत ही महान शासक थे और नीतिपूर्ण कार्य करते थे और इनके जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था। गोरखनाथ इनके शासनकाल से जो इनके शासनकाल में जो जनता प्रसन्न रहती है उनसे बहुत प्रसन्न थे और अपनी तपस्या के बल पर ये चाहते थे कि यह राजा बहुत समय तक यहाँ पर राज करे। और इन्होंने एक फल कुछ यंत्र करके इन्हें देते हैं और कहते हैं कि राजन, आप इसको अगर जो स्वीकार कर लोगे और इसको ग्रहण करोगे तो आपकी उम्र है ना जो बढ़ जाएगी। तो जो राजा भर्तरी होते हैं वह फल अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं मैं महल जाकर इसको खाऊंगा। चूँकि राजा भर्तरी थे बहुत ही नीतिपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन यह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। प्रेम करने के कारण और अपने
जो साहित्य की रचना भी करते थे, तो इन्होंने इसी समय पर जो जो नीतिपूर्ण कार्य कर रहे थे, इन्होंने इसी समय पर नीति शतक की रचना की थी। रचना करते हुए यह अपना साहित्य लिख रहे थे और अपना शासन कर रहे थे, साथ ही अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। तो इन्होंने उसी समय श्रृंगार शतक की रचना की। और एक जो घटना होती है, वह जो फल होता है, वह फल लेकर जाते हैं और इनका जो प्रेम होता है पत्नी के प्रति, तो वो बोलते हैं कि मैं इस फल का क्या करूँगा। यह अपनी पत्नी को फल दे देते हैं कि आप खा लो तो आप लंबे समय तक जीवित रहोगी। और जो इनकी पत्नी होती है, पत्नी का प्रेम इनके सेनापति की ओर होता है और वह पत्नी वो फल अपने सेनापति को खिलाने के लिए देती है, लेकिन वह सेनापति सामने नहीं खाता है और वह फल है ना, वो एक दासी के लिए देता है और दासी को प्रेम करता है और चाहता है कि दासी ज़्यादा समय तक जीवित रहे। तो वह और दासी के लिए वह फल दे देता है और दासी के जो अंतर मन में होता है कि वह राजा भर्तरी से प्रेम करती है। आखिर में आकर वह जो दासी होती है राजा के समीप आती है और उन्हें फल देती है कि राजन, आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, यह फल मिला है, इससे आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और चूँकि वह जो फल है वह राजा के द्वारा ही दिया गया था और इसकी वो चोरी पकड़ी जाती है। वो सभी को दरबार में बुलाते हैं और इस प्रकार का कृत्य देखकर राजा को वैराग्य प्राप्त हो जाता है और यह संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के समय यह वैराग्य शतक की रचना करते हैं। इनकी जो तीनों पुस्तकें हैं बहुत ही फेमस है। नीति शतक जिसमें नीतिपूर्ण कार्य करने का वर्णन है, श्रृंगार शतक जिसमें जो श्रृंगार संबंधी सारे स्त्रियों के लक्षण हैं वह बताए गए हैं, और वैराग्य शतक में वैराग्य के बारे में बताया गया है। माना जाता है मेरे द्वारा भी इन ग्रंथों का एक थोड़ी सी मात्रा में अध्ययन किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इनके जो शतक हैं इनसे आपको बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्त्रियां किस प्रकार कार्य करती हैं, उनके हाव भाव होते हैं, सारे प्रकार की जानकारियाँ श्रृंगार शतक में दी हुई हैं। और वैराग्य शतक तो कमाल की बात है, इसमें वैराग्य से संबंधित ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि एक समय में आपको भी वैराग्य लेने की प्रेरणा मिलेगी। खैर ये जो कहानियाँ हैं यह तो किंवदंतियाँ हैं, इतिहास में इनको नहीं पढ़ते, लेकिन याद रखने के लिए बहुत ही सही है कि जो नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है, ये तीनों किसकी रचना है? राजा भर्तरी की। अध्ययन आगे करते हैं। इसी दौरान महर्षि दांडी ने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। जो कुमारगुप्त शासक हुए उनके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अजंता की गुफाएं, तक्षशिला एवं सारनाथ के बौद्ध विहार गुप्त काल में ही बनवाए गए थे। आगे अध्ययन करते हैं। एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद में स्थित हैं। बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। किस वंश से संबंधित हैं? तो गुप्त वंश से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी। जो राष्ट्रकूट शासक थे वह, और यह गुप्त काल से संबंधित थे, इन्होंने यह गुप्त काल में बनवाई गई थी और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा यह बनवाई गई थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की तुलना मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाओं से की जाती है। मध्य प्रदेश PCS में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की तुलना किससे की गई है? तो यह मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाएं उनकी तुलना किन से की गई है? अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से की गई है। भर्तरी की गुफाएं उज्जैन में स्थित हैं। जो राजा भर्तरी हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, उनकी जो गुफाएं हैं वह उज्जैन में स्थित हैं। इन्हीं गुफाओं में माना जाता है कि जो महाराजा भर्तरी हैं इनके जो गुरु थे गोरखनाथ, वहाँ पर तपस्या किया करते थे और संन्यास लेने के बाद राजा भर्तरी भी वहीं पर तपस्या करने लगे थे। नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध
के नाम से जाना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए एक जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जो विश्वविद्यालय में है इस समय पर घड़ी का प्रयोग जो किया जाता था, समय की जो गणना की जाती थी, समय देखने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर जल घड़ी बनी हुई थी। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। जो स्कंदगुप्त है वह गुप्त वंश का अंतिम और प्रतापी शासक था। इसके बाद जो शासक आए वह उतने योग्य नहीं थे, अतः अंतिम शासक प्रमुख रूप से स्कंदगुप्त को माना जाता है। हुणों का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, अतः हम कह सकते हैं कि हुणों का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ था। साम्राज्य दुर्बल होने लगा होगा और इसके बाद जो हुणों का प्रभाव है यह धीरे धीरे बढ़ता गया और साम्राज्य का विनाश होता गया। कुमारगुप्त द्वितीय हैं, जो इनका उल्लेख एक बौद्ध प्रतिमा पर मिलता है। कुमारगुप्त हैं, इनका जो उल्लेख है वह एक बौद्ध प्रतिमा पर मिलता है तथा सारनाथ लेख में इसे भूमि रक्षित कुमारगुप्त कहा गया है। सारनाथ जो अभिलेख है उसमें भूमि रक्षित कुमारगुप्त के लिए कहा गया है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज की कहा गया है। दामोदर जो ताम्रपत्र है उसमें इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। नरसिंहगुप्त ने बालादित्य की उपाधि धारण की थी। जो नरसिंहगुप्त गुप्त वंश के एक शासक रहे, इन्होंने बालादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके समय हूण शासक मेहरकुल का आक्रमण हुआ। याद रखिए, मेहरकुल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंहगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नालंदा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसे परम भागवत कहा जाता था। ये भी याद रखने योग्य बात है कि परम भागवत किसे कहा जाता था, तो वह है नरसिंहगुप्त को। भानुगुप्त का एक अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर के एरण से जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश का जो एरण है उसमें गुप्तकालीन एक अभिलेख है, इसे एरण का अभिलेख कहा जाता है। यह भानुगुप्त जो कि गुप्त शासक थे, भानुगुप्त के मित्र गोपराज थे। जो भानुगुप्त थे उनके जो मित्र थे गोपराज, भानुगुप्त की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। इनकी वीरतापूर्ण लड़ते हैं और वीरतापूर्ण लड़ने के कारण इनकी यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तथा इनकी पत्नी सती हो जाती हैं और सती होने के प्रमाण इस अभिलेख से प्राप्त होते हैं। यह अत्यंत ही पुराना प्रमाण है, यानी हम कह सकते हैं कि जो गुप्तकाल है उस समय पर सती प्रथा के जो प्रचलन था, इस अभिलेख के द्वारा, एरण अभिलेख के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण जानने का प्रयास करते हैं। लगातार हुणों के आक्रमण के कारण हुणों का आक्रमण होता रहा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर प्रारंभ हुए थे। तो इस गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण यह भी रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ही हुण आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। ये अच्छे घुड़सवार एवं उत्तम हथियारों का प्रयोग करते थे। 450 ईस्वी तक इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी या बना ली थी। मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी थी। एक तरफ तो हुण आक्रमण कर रहे थे और जो मालवा क्षेत्र था, तो मालवा नरेश ने गुप्त शासक जो कि 532 ईस्वी में कमजोर हो चुके थे, इनकी सत्ता को चुनौती दी तथा स्वयं इनको हराकर विजय प्राप्त कर ली। वहीं बंगाल क्षेत्र में गुप्त शासकों द्वारा नियुक्त अपने सावंत ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। एक 3 कारण यह कहे जा सकते हैं। एक तो हुणों का आक्रमण और एक कारण ये है कि घुड़सवार एवं हथियार उत्तम क्वालिटी के थे या उत्तम हथियारों से जो लैस थे। इस कारण 450 ईस्वी तक इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और गुप्तों के लिए पराजित कर दिया। मालवा नरेश जो कि मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में
जो लड़ने के लिए एक्टिव हुए और इन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। तो जो बीच का जो मध्य का क्षेत्र था उस पर गुप्तों का शासन यहाँ से समाप्त हो गया और बंगाल क्षेत्र में जो इनका जो शासक था उसने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया तथा वह भी शासन इनके हाथ से चला गया।